देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम इलस्ट्रेशन नंबर 19 डिस्कस करने वाले हैं। ये है डायरेक्ट टैक्सेशन का स्टडी मटेरियल। बट आपको देखो यहाँ पे जो ये असेसमेंट ईयर है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर और ये असेसमेंट ईयर यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा। अदरवाइज प्रोविज़न बिल्कुल सेम है। मैं मई 26 का स्टडी मटेरियल का भी पिन कर दूँगी इस वीडियो में फर्दर। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी इनकम किसके लिए एग्जाम्प्ट है, कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल है। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो पर्टिकुलरली रिलेट कर रहा है इन्वेस्टमेंट फंड एंड यूनिट होल्डर के लिए। करेक्ट। देखो, ये हमारा जो है ये पर्टिकुलरली किसके लिए बना हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट फंड और यूनिट होल्डर के लिए बना हुआ है। इसमें हमारी बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन है एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। यहाँ पे हमारे पास ए है, बी है, सी एंड डी है। तो हमें बताना है कि कब इन्वेस्टमेंट फ़ंड के लिए टैक्सेबल है या उसके लिए एग्जाम्प्ट है, कब यूनिट होल्डर के लिए टैक्सेबल है या उसके लिए एग्जाम्प्ट है। और उसके बाद हमें फर्दर इन्फॉर्मेशन में ये दे रखी है कि जो भी ये इन्वेस्टमेंट फंड है उसमें 20 यूनिट होल्डर है एंड ईच हैविंग 1 यूनिट हेल्ड बाय देम फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 12 मंथ्स। एंड तो ये जो इन्वेस्टमेंट फंड है उसमें 20 यूनिट होल्डर है एंड ईच यूनिट हैविंग 1 यूनिट हेल्ड बाय देम फॉर अ पीरियड जो कि एक्सीड कर रहा है 12 मंथ से। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेस्टमेंट फंड इज द ओनली इनकम है ऑफ द यूनिट होल्डर। उसके बाद हमें फर्दर डेटा दे रखा है। देखो, करंट ईयर में ये सारा गिवन डेटा है और फर्दर हमें ये दे रखा है कि इन्वेस्टमेंट फंड सी जो है उसके पास फॉलोइंग कंपोनेंट है। असेसमेंट ईयर तो आगे फर्दर बता रखा है कि हमारे पास बिजनेस इनकम इतनी हो जाएगी, कैपिटल गेन इतना हो जाएगा एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इतना हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, करंटली मैं आपको ईजिली बता देती हूँ क्वेश्चन, बट उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि प्रोविज़न क्या कहता है। देखिए, प्रोविज़न क्या कहता है, जब हम इन्वेस्टमेंट फंड्स और यूनिट होल्डर की बात करते हैं तो उसमें हमें ये बोला जाता है कि जो यूनिट होल्डर है तो यूनिट होल्डर के लिए और जो इन्वेस्टमेंट फंड है, तो देखो इन्वेस्टमेंट फंड के लिए सिर्फ पीजीबीपी की इनकम ही टैक्सेबल होती है और बाकी सारी इनकम एग्जाम्प्ट होती है। जबकि जो यूनिट होल्डर होता है उसके लिए सारी इनकम जो है टैक्सेबल होती है और पीजीबीपी की इनकम एग्जाम्प्ट होती है। तो सिर्फ पीजीबीपी की ही इनकम टैक्सेबल होती है इन्वेस्टमेंट फंड्स के हाथों में और बाकी सारी इनकम जो है वो टैक्सेबल होती है यूनिट होल्डर्स के हाथों में टैक्सेबल होती है। तो इन सिंपल वर्ड्स आप ये देखोगे कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट फंड है उसके हाथों में ओनली पीजीबीपी इनकम ही टैक्सेबल होती है और जो हमारा यूनिट होल्डर्स है उसके हाथों में सारी इनकम टैक्सेबल होती है और पीजीबीपी की इनकम जो है एग्जाम्प्ट होती है। आपको ये बेसिक प्रोविज़न पता होना ज़रूरी है बिफोर जंपिंग और मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन। देखिए, उसके बाद हम ये बोलते हैं कि सपोज पीजीबीपी का लॉस है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। देखो, वो कैरी फॉरवर्ड तब होगा, पहले आपको उसे सेट ऑफ करना होगा। और जो यूनिट होल्डर का है तो वो यूनिट होल्डर का जो भी आपका लॉस वगैरह है वो भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। बट उसमें ये कंडीशन है कि जो यूनिट है वो हेल्ड होनी चाहिए बाय दैम 12 मंथ्स और मोर 12 महीने या उससे ज़्यादा के लिए उनने उसको रखा हो, तब जाके वो होगी। बिफोर कैरिंग फॉरवर्ड द लॉसेस इट विल बी फर्स्ट सेट ऑफ। देखो, कैरी फॉरवर्ड करने से पहले आपको उसे सेट ऑफ कर लेना चाहिए ये सेट ऑफ हो जाएगा अगेंस्ट अदर हेड। और देखो, आपको पता है ना, कैपिटल गेन का तो लॉस वैसे भी सेट ऑफ नहीं होता है दूसरे हेड के, और अगर वो सेट ऑफ अगर लॉन्ग टर्म एलटीसीजी का होता भी तो वो सिर्फ एसटीसीजी को करता है। तो यहाँ पे तो सिर्फ हमें कैपिटल गेन दिया है तो कैपिटल गेन का वैसे भी सेट ऑफ नहीं होने वाला है। आपको इसके लिए सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की प्रोविजन भी मालूम होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट फंड इज रिक्वायर्ड टू फाइल इट्स रिटर्न कंपलसरी, उसे फाइल करनी होगी अपनी रिटर्न अंडर सेक्शन 139। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में, देखो आपको ये मई 26 का स्टडी मटेरियल से दिख जाएगा। यहाँ पे आपको बस मैंने जहाँ बता दिया, यहाँ आपको ईयर में थोड़ा चेंज दिखेगा, बाकी ये सेम क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में इनकॉर्पोरेटेड है। देखो, अब हमें दिया है ना बिजनेस इनकम कितनी है, ए का, बी का, सी का, डी का। देखो, ए का तो दिया नहीं है और हमें पता है इन्वेस्टमेंट फंड के लिए पीजीबीपी की इनकम ही टैक्सेबल होती है, बाकी सारी इनकम एग्जाम्प्ट होती है। तो हम बात करेंगे इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड के हाथों में बिजनेस इनकम जो है वो टैक्सेबल होती है ओनली। यहाँ पे बिजनेस इनकम है नहीं तो यहाँ नील आ गया है अकॉर्डिंगली। फिर सेकंड वाले केस में 2 लाख आ गया है। और देखो, थर्ड वाले केस में क्या है कि हमारा जो बिजनेस इनकम है वो नेगेटिव है, यानी कि हमने बोला था बिजनेस इनकम जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बट पहले वो सेटअप हो जाएगा, तो वो सेटअप हो जाएगा इससे। तो अकॉर्डिंगली 8 लाख में से 2 लाख चला जाएगा तो यहाँ 6 लाख बचेगा, ये सेटअप हो जाएगा तो यहाँ नील बचेगा। और डी वाले केस में देखो, यहाँ पे हमारे पास बिजनेस इनकम कितना है 5। अब यहाँ पे देखो, अदर इनकम वैसे तो एग्जाम्प्ट होती है इन्वेस्टमेंट फंड, बट ये यूनिट होल्डर के लिए तो सेट ऑफ करेगा तो यहाँ पे ये 2 हट जाएगा तो ये 3 लाख अकॉर्डिंगली यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट वाला सारा कैलकुलेशन। देखो, मैंने भी इसको अकॉर्डिंगली किया है एंड ये हमारा सारा सेट ऑफ होके ये बैलेंस आ जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट
नेक्स्ट में हमें बताना है कि यूनिट होल्डर के लिए क्या क्या टैक्सेबल होता है, क्या क्या एग्जाम। तो देखो आपको पता है यूनिट होल्डर के लिए पीजीबीपी तो एग्जाम होता है, बाकी सारी इनकम टैक्सेबल होती है। बाकी सारी इनकम टैक्सेबल होती है तो देखो 16 लाख है। अब यूनिट होल्डर कितना है, 20 यूनिट होल्डर है, और तो इसमें कितना होगा 16 लाख को आप जब डिवाइड करोगे 20 से तो आपका आ जाएगा 80,000। देखो मैंने आपको यहाँ पे करके भी बताया है, 16 लाख को आप डिवाइड करोगे 20,000 से तो या 80,000 आ जाएगा। अकॉर्डिंगली फिर आता है हमारा 4 लाख को आप डिवाइड करोगे 20,000, बिकॉज हमारा 20 यूनिट होल्डर्स है तो 20,000 आ जाएगा। उसके बाद बी वाले केस में हमारा 14 और 4 है, तो अकॉर्डिंगली 14 लाख और 4 लाख डिवाइड बाई 20 करोगे तो 70 और 20 आ जाएगा। फिर सी वाले केस में और डी वाले केस में देखो सी और डी में क्या होगा, सी और डी में देखो सी और डी में क्या होगा, देखो इसमें आपने जो 8 लाख है उसमें से 2 लाख इसका सेट ऑफ कर दिया था तो यहाँ 5 लाख ही बचा, और कैपिटल गेन तो किसी से सेट ऑफ होने वाला नहीं है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर में देखा जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा 6 लाख। 6 लाख डिवाइड बाय हम कर देंगे 6 लाख डिवाइड बाय कर देंगे हम 20, तो यहाँ आ जाएगा हमारा अकॉर्डिंगली 30,000। और यहाँ पे तो हमारे पास कोई बैलेंस है ही नहीं क्योंकि बिजनेस इनकम तो वैसे भी एग्जाम होता है, और बाकी तो वो सेटअप हो गया था उसके साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाले केस में हमारे पास क्या है, देखो बिजनेस इनकम कितना बचेगा, बिजनेस इनकम तो वैसे उसमें 3 लाख चला गया है, यहाँ से 2 बिल्कुल सेट ऑफ हो गया है तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, और ये 20 लाख डिवाइड बाई 20 हो जाएगा तो ये 1 लाख का हमारा कैपिटल गेन आ जाएगा। देखो उसके बाद हमें फर्दर इन्फॉर्मेशन में ये भी गिवन है कि जो नेक्स्ट ईयर में जाके क्या हो रहा है, बिजनेस इनकम इतनी हो रही है। अब ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट फंड सी के लिए हो रहा है, बिजनेस इनकम इतनी है, कैपिटल गेन इतना है और ये इतना है। तो देखिए फ्रेंड्स अगेन फिर से इन्वेस्टमेंट फंड के लिए तो कितना टैक्सेबल होगा पीजीबीपी का, तो 2 लाख हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड के लिए 2 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है पीजीबीपी इनकम टैक्सेबल हो गया है। अब यूनिट होल्डर के लिए हमें क्या क्या करना है, तो देखिए फ्रेंड्स सिंपली यूनिट होल्डर के लिए हमें क्या क्या करना होगा, हमारे पास कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, करेक्ट, कैपिटल गेन है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। तो हमें क्या करना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है और कैपिटल गेन है। देखो आपको पता है पिछले वाला जो कैपिटल गेन है वो लॉस हो रहा था, यानी कि 6 लाख का इससे सेट ऑफ होना चाहिए था। तो अकॉर्डिंगली देखो 6 लाख डिवाइड बाय मैंने 20 किया था तो मेरा कुछ समथिंग 35 कुछ आ रहा था, और अब 9 लाख को भी मैं डिवाइड करूँगी 20 से तो जितना भी है वो सेट ऑफ हो जाएगा। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना है, तो देखिए यहाँ पे मेरा कैपिटल गेन जो है लॉस था 30 का वो सेट ऑफ हो जाएगा क्योंकि अभी मेरे पास गेन है 45 का। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स उसके बाद कैपिटल गेन इतना सेट ऑफ होके यूनिट होल्डर के हाथों में टैक्सेबल हो जाएगा। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 8 लाख डिवाइड बाई 20 तो अकॉर्डिंगली इतना हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्स रेट फॉर इन्वेस्टमेंट फंड इतना इन्वेस्टमेंट। अब देखो अब हम टैक्स रेट कैसे निकालते हैं, तो सिंपली देखना है हमें टैक्स रेट फॉर इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है। इन्वेस्टमेंट फंड देखो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम नहीं है तो 25,000 या फिर 30,000 जो भी आपका टर्नओवर है उसके हिसाब से टैक्स होने वाला है। फॉर्म के कितना रेट होता है 30%। दूसरे वाले केस में एमएमआर पर टैक्सेबल होता है, वो हम कंडीशन बाद में बताते हैं। यूनिट होल्डर नॉर्मल टैक्स रेट पर टैक्स होगा। और जो हमारा इन्वेस्टमेंट फंड है उस पर टीडीएस कितना डिडक्ट होता है 194 LBB में होता है, और रेजिडेंट के लिए होता है 10%, और एनआर नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी के लिए होता है रेट इन फोर्स। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझने में ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। ओके।